हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल एंड टू द प्लेलिस्ट नीव। कैसे हैं आप सब। देखो, ये है हमारा पार्ट 2 ऑफ सब्सिडरी बुक्स। इस पार्ट में हम कैश बुक को खत्म करने वाले हैं। लास्ट पार्ट में हमने क्या पढ़ा था? हमने सिंगल कॉलम कैश बुक कंप्लीट कर लिया था और हमने डबल कॉलम कैश बुक भी जो है स्टार्ट किया था और उसका एक बेसिक एग्जांपल भी कंप्लीट कर लिया था। आज की इस वीडियो में हम कुछ डिफरेंट टाइप्स के ट्रांजैक्शंस देखने वाले हैं, कॉन्सेप्ट्स देखने वाले हैं जो डबल कॉलम कैश बुक से रिलेटेड हैं। उसके बाद हम एक अच्छे लेवल का एग्जांपल करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, उसकी प्रैक्टिस करेंगे और उस प्रैक्टिस के बाद आप उस पोजीशन में पहुंच जाएंगे जब आप डबल कॉलम कैश बुक का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, और उसके बाद हम पैटी कैश बुक करेंगे। उसके साथ ही हमारा कैश बुक वाला सेक्शन इस चैप्टर का कंप्लीट हो जाएगा। तो चलो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं हम उन 3 कॉन्सेप्ट से जो कैश बुक से रिलेटेड है। उसमें पहला जो कॉन्सेप्ट है वो है बैंक ओवरड्राफ्ट का। बहुत सिंपल है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट भी है। देखो, जनरली स्पीकिंग, हम या कोई भी पर्सन अपने बैंक अकाउंट से कितना पैसा निकाल सकता है या अपने बैंक अकाउंट का कितना पैसा यूज कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे बैंक अकाउंट में 10,000 रुपए हैं, ठीक है, तो मैं 10,000 तक का पैसा यूज कर सकता हूं अपने बैंक बैलेंस से किसी को पेमेंट करने के लिए या फिर विड्रॉ करने के लिए एटीएम से। लेकिन मेरी लिमिट 10,000 रुपए है, उससे ज्यादा का मैं पैसा यूज नहीं कर सकता। लेकिन बैंक बिजनेसेस को एक लिमिट प्रोवाइड करती है, एक फैसिलिटी प्रोवाइड करती है जिसको कहते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। और उस फैसिलिटी में क्या होता है, बैंक बिजनेस को बोलती है कि आपके बैलेंस को, आपका बैलेंस जब खत्म हो जाए उसके बाद भी आप कुछ अमाउंट, वो एक लिमिट प्रिस्क्राइब करेगा बैंक, उस अमाउंट तक आप पैसा और निकाल सकते हो या फिर यूज कर सकते हो किसी को पेमेंट करने के लिए। और वो जो अमाउंट है, जो लिमिट है, उसको कहा जाता है बैंक ओवरड्राफ्ट लिमिट या बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। ठीक है, ये तो हुआ इसका मीनिंग कि इसका पर्पस क्या है, बैंक ओवरड्राफ्ट होता क्या है। लेकिन इसका अकाउंटिंग एंगल क्या है? देखो, हमने पिछली वीडियो में क्या पढ़ा था कि कैश का कभी भी नेगेटिव बैलेंस नहीं हो सकता, मतलब कैश का कभी भी क्रेडिट बैलेंस नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी बिजनेस या कोई भी पर्सन सिर्फ कैश का उतना ही पेमेंट कर सकता है जितना उसके पास अवेलेबल है। मेरे पास अगर 1,000 रुपए अवेलेबल है तो मैं 1,100 रुपए का पेमेंट किसी को नहीं कर सकता। ठीक है, लेकिन बैंक के केस में आपके पास उसका डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, यानी पॉजिटिव बैलेंस भी हो सकता है। और अगर बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी आपने अवेल कर रखी है तो वो आपका क्रेडिट बैलेंस भी बन सकता है, यानी कि नेगेटिव भी बन सकता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है समझने की। ठीक है, तो जब आप इमेजिन करो एक कैश बुक का फॉर्मेट, जब आप कैश का ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं वो हमेशा डेबिट साइड में आता है, क्योंकि कैश का बैलेंस हमेशा हमारे पास डेबिट यानी कि पॉजिटिव ही होगा। लेकिन बैंक के केस में डेबिट साइड में भी बैलेंस आ सकता है और क्रेडिट साइड में भी बैलेंस आ सकता है। ठीक है, समझ में आ गई? और अच्छे से समझ में आ जाएगी, एक बार इसको हम नोट्स में पढ़ लेते हैं। इट इज अ फैसिलिटी अंडर विच बैंक अलाउज अ बिजनेस, बैंक ने बिजनेस को अलाउ किया है टू विड्रॉ मोर मनी देन द बैलेंस अवेलेबल इन इट्स बैंक अकाउंट। ठीक है, यही हमने पढ़ा था, अप टू एन एग्रीड लिमिट। ये लिमिट जो है वो बैंक स्पेसिफाई करता है कि बॉस, और वो हर बिजनेस को नहीं देता है। पहले बैंक ये देखेगा, ये एनालाइज करेगा कि क्या बिजनेस क्रेडिट वर्दी है, ट्रस्ट वर्दी है, कहीं मेरा पैसा डूब तो नहीं जाएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद वो डिसाइड करता है कि मैं इसको कितनी लिमिट दे सकता हूं। ठीक है, इट इज अ लाइबिलिटी फॉर द बिजनेस, क्योंकि एक बार आपने पैसे ले तो लिया ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी को यूज करके, लेकिन वो है तो बैंक का ही पैसा ना, वो आपको वापस रीपे चुकाना तो पड़ेगा ना, इसलिए वो बिजनेस की एक लाइबिलिटी बन जाता है। और इसीलिए इस लाइबिलिटी की वजह से ही बैलेंस जो है वो क्रेडिट बनता है। लाइबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होता है, जब भी लाइबिलिटी बिजनेस में बढ़ती है हम उसको क्रेडिट करते हैं, राइट? इसीलिए इसका बैलेंस क्रेडिट बन जाता है बैंक ओवरड्राफ्ट होते ही। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं एक बार इसका। देखो, बैंक का जो बैलेंस, बैंक में जो हमारा पैसा पड़ा है ना किसी भी बिजनेस का, मान लो वो 20,000 रुपए पड़ा है, लेकिन बैंक विड्रॉ कर लेता है 30,000 रुपीज। तो 20,000 रुपए उसने अपने बैलेंस को यूज किया, और जो 10,000 रुपए एडिशनल अमाउंट है ना, वो एडिशनल अमाउंट ही बैंक ओवरड्राफ्ट का अमाउंट बन जाएगा, विच इज अ लाइबिलिटी। ठीक है, तो नॉर्मली हम ये कहते हैं कि बैंक का बैलेंस डेबिट होता है, लेकिन बैंक ओवरड्राफ्ट अगर अवेल कर रखा है तो उस केस में बैंक का जो बैलेंस है वो क्रेडिट बैलेंस बन जाएगा, बिकॉज इट इज अ लाइबिलिटी फॉर द बिजनेस। ठीक है, कैश का बैलेंस डेबिट ही रहेगा, बैंक का बैलेंस जो है वो डेबिट और क्रेडिट कुछ भी हो सकता है। ठीक है, वो आपको क्वेश्चन में अच्छे से दिया जाएगा। समझ में आती है बात?
अभी हम जो क्वेश्चन करेंगे वो बैंक ओवरड्राफ्ट वाला ही होगा, लेकिन उससे पहले दो और कॉन्सेप्ट समझने हैं हमें, और अगले कॉन्सेप्ट का नाम है कॉन्ट्रा एंट्री। ये भी बहुत सिंपल है यार। ये एंट्री इस तरह की एंट्री, किसी भी एंट्री को हम कॉन्ट्रा एंट्री कब कहते हैं? जब बिजनेस का पैसा बिजनेस में ही एक पॉकेट से निकलकर दूसरे पॉकेट में जा रहा है। मतलब मान लो एक बिजनेस के गल्ले में कुछ पैसा पड़ा है, उसने वो पैसा निकाल के बैंक में, बिजनेस के ही बैंक अकाउंट में जमा करवा दिया, ठीक है। या फिर बिजनेस ने अपने बैंक अकाउंट से पैसा निकाल के, कैश निकाल के अपने गल्ले में डाल दिया। गल्ला भी बिजनेस का है, बैंक अकाउंट भी बिजनेस का है, दोनों ही चीजें, बस मतलब पैसा एक पॉकेट से दूसरे पॉकेट में जा रहा है। या फिर दूसरा केस कब हो सकता है? जब बिजनेस के पास मान लो एक से ज्यादा बैंक अकाउंट है, तो बिजनेस ने किसी वजह से एक बैंक अकाउंट से पैसा निकाल के दूसरे बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करा, पैसा बिजनेस में ही रहा। इसके लिए कॉन्ट्रा एंट्री पास की जाती है, जो कि एक बहुत सिंपल है, डेबिट क्रेडिट रूल्स वही अप्लाई होते हैं। पैसा कम हो रहा है, अगर मान लो आपने पैसा बैंक में जमा करवाया है तो पैसा कम हो रहा है, आप कैश को क्रेडिट कर दोगे। बैंक में पैसा जा रहा है, पैसा बढ़ रहा है बैंक में, तो आप बैंक को डेबिट कर दोगे। ठीक है, सिंपल एंट्री है, उसके अंदर कुछ नया नहीं है। नया बस ये है, इसको कॉन्ट्रा एंट्री कहते क्यों है। देखो, कैश बुक में हमारे पास कैश और बैंक के दोनों ही कॉलम्स रहते हैं, राइट। तो इस तरह की कॉन्ट्रा एंट्री जो होती है ना, वो कैश बुक में दोनों साइड पे रिकॉर्ड की जाती है। एक साइड पे हम कैश रिकॉर्ड करेंगे, एक साइड पे हम बैंक रिकॉर्ड करेंगे। और क्यों इसको कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं? क्योंकि इस तरह की एंट्रीज की कहीं और रिकॉर्डिंग नहीं की जाती। देखो, हम कैश बुक बना रहे हैं, कैश बुक बनाने से जर्नल में एंट्रीज की नहीं की जाती है, और कैश बुक बनाने से हम सेपरेटली कोई कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट लेजर्स में भी क्रिएट नहीं करते हैं। सिर्फ और सिर्फ कैश बुक में ही इस तरह की एंट्रीज की रिकॉर्डिंग की जा रही है, इसीलिए इसको कॉन्ट्रा एंट्री कहा जाता है। इट इज ओनली अवेलेबल इन कैश एंड बैंक अकाउंट। यहां पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है समझने की, वो समझते हैं। कंडीशन ये है कि पैसा बिजनेस में ही रहना चाहिए। मान लो ओनर अपने पर्सनल यूज के लिए बैंक से पैसा निकाल रहा है, तो वो कॉन्ट्रा एंट्री की कैटेगरी में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि पैसा बिजनेस से बाहर जा रहा है। पैसा बिजनेस में ही रहना चाहिए, ये पहली कंडीशन है। जैसे कि कैश गल्ले में से निकाल के बिजनेस ने अपने बैंक अकाउंट में जमा करवा दिया, या बिजनेस ने अपने बैंक अकाउंट से पैसा निकाल के अपने गल्ले में लेके आ गए। इस तरह के ट्रांजैक्शंस को ही के लिए ही हम कॉन्ट्रा एंट्री लिखते हैं। ठीक है, चलो जी, एक बार नोट्स में देख लेते हैं। When the business transfers money between its cash and bank, both cash and bank columns of the cash book are affected. इसीलिए इसको कॉन्ट्रा एंट्री कहा जाता है, क्योंकि ये ऐसी एंट्री है जिसकी रिकॉर्डिंग दोनों साइड हो रही है कैश बुक की। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बिजनेस ने डिपॉजिट करा दिए 5,000 बैंक में, या फिर बिजनेस ने विड्रॉ कर लिए 10,000 बैंक से फॉर बिजनेस यूज। पर्सनल यूज के लिए अगर ओनर ने निकाल लिए तो वो कॉन्ट्रा एंट्री नहीं होगी। ठीक है, these transactions involve only cash and bank account, so these are only recorded in cash book because cash book itself contains both कैश एंड बैंक अकाउंट। इसकी रिकॉर्डिंग कहीं और नहीं की जाती है। ठीक है, फॉर दीज ट्रांजेक्शन, ये एक और चीज है समझने के लिए, लेजर फोलियो का जो कॉलम होता है ना कैश बुक में, उसमें इस तरह के एंट्रीज के आगे सी लिख दिया जाता है, सी फॉर कॉन्ट्रा, ये दिखाने के लिए कि ये एंट्री सिर्फ और सिर्फ कैश बुक में की गई है, ये आपको कहीं और नहीं मिलेगी, किसी ना ही जर्नल में मिलेगी ना ही लेजर्स में मिलेगी। ठीक है, तो C स्टैंड्स फॉर कॉन्ट्रा, C लिख दिया जाता है। और अगेन हम इसका जब एक ट्रांजैक्शन करेंगे आपको बहुत इजीली क्लियर हो जाएगी, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत इजी चीज है यार। एंड फाइनल है हमारे पास एंडोर्समेंट ऑफ चेक। एक बार चेक वर्ड भूल जाओ, मैं समझाने के लिए सिर्फ एंडोर्समेंट बताता हूं कि होता क्या है। मान लो आपको अपने एक दोस्त से 500 रुपए लेने हैं और एक दोस्त को 500 रुपए देने हैं, तो आप अपने देने वाले दोस्त को बोलोगे कि भाई तू सीधा उसको पेमेंट कर दे, मेरा काम हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया एंडोर्समेंट। या फिर दूसरा तरीका क्या हो सकता है, आप 500 रुपए इससे लोगे, आपने इसको अपने गल्ले में नहीं डाला, आपने सीधा का सीधा 500 रुपए जिसको आपको देने थे वो उसको आपने पेमेंट कर दिया। ठीक है, इसे कहते हैं एंडोर्समेंट। अब यही चीज चेक पे अप्लाई कर दो। मान लो आपको किसी से पैसा लेना था, किसी को पैसा देना है उतने ही अमाउंट का, आप बोलोगे कि भाई तू सीधा का सीधा उसके नाम का चेक कर दे। या फिर अगर तुम सेल्फ का चेक दे रहे हो मुझे, तो तुमने मुझे चेक दिया, मैंने सामने वाले को एज इट इज उठा के उसको पेमेंट चेक दे दिया ताकि वो उस पैसे को निकाल सके बैंक से। इसे कहते हैं एंडोर्समेंट ऑफ चेक। ये तो हुआ इसका मीनिंग, लेकिन अब इसका अकाउंटिंग एंगल क्या है वो समझते हैं। देखो, इसकी सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि क्या इसकी एंट्री बुक्स ऑफ अकाउंट्स में होगी या नहीं होगी।
बिल्कुल होगी, क्योंकि अगर नहीं एंट्री करी तो आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अभी भी मिलने वाला बैलेंस भी है और देने रिसीवेबल बैलेंस भी अवेलेबल है और पेबल बैलेंस भी अवेलेबल है। पर इन फैक्ट वो ट्रांजैक्शन तो एक्चुअली कंक्लूड हो चुका है ना, इसीलिए एंट्री करना तो जरूरी है। अब हमें दूसरा क्वेश्चन ये समझना है कि क्या इसकी एंट्री कैश बुक में की जाएगी। देखो, कैश बुक में इसकी एंट्री, कैश बुक के बैंक कॉलम में इसकी एंट्री नहीं की जाएगी, क्योंकि वो जो चेक आपको मिला है ना, वो कभी आपके बैंक तक पहुंचा ही नहीं है। आपने एक हाथ से लिया, एक हाथ से दे दिया, या फिर उस बंदे ने दूसरे बंदे को डायरेक्टली चेक दे दिया। तो जब ये बैंक अकाउंट तक पहुंचा ही नहीं है तो कैश बुक में इसकी एंट्री नहीं की जाएगी। ठीक है, इसकी एंट्री होगी जर्नल प्रॉपर में। एंट्री क्या होगी, देखो आपको डेटर से पैसा मिल गया, यानी डेटर के बैलेंस को कम करना है। एसेट को कम करने के लिए हम क्रेडिट करते हैं, तो आपने डेटर्स को क्रेडिट कर दिया और आप लाइबिलिटी का पे ऑफ कर रहे हो, यानी लाइबिलिटी कम कर रहे हो। लाइबिलिटी कम करने के लिए आपको डेबिट करना होता है, यानी क्रेडिटर्स को आप डेबिट कर दोगे। ये हमारी एंट्री बन जाएगी, जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड हो जाएगा। इसका भी एक ट्रांजैक्शन देखेंगे अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, लेकिन उससे पहले एक बार इसको समझ लेते हैं। एंडोर्समेंट ऑफ ए चेक मींस ट्रांसफरिंग ए चेक रिसीव्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, जनरली टू सेटल डेट। मुझे सेटल करना था डेट का, कुछ मेरे को मिलना था, कुछ मेरे को देना था, मैंने डायरेक्टली उसको सेटल करवा दिया। ठीक है, in other words, endorsement means the check is not deposited into the bank. बैंक में जा ही नहीं रहा है वो चेक। It means passing the check received from a debtor to a creditor. मुझे डेटर से चेक मिला, मैंने उसको क्रेडिटर को दे दिया। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है, ट्रांजैक्शन में चेक इन्वॉल्व हो रहा है लेकिन बैंक इन्वॉल्व नहीं हो रहा। ठीक है, फ्लो जो है वो ये है कि हमें डेटर्स, बिजनेस को डेटर से चेक मिला और क्रेडिटर को पहुंच गया। जर्नल एंट्री क्या बनेगी, डेटर रिड्यूस हो रहा है तो इसको हम डेटर्स को क्रेडिट कर देंगे, क्रेडिटर्स भी रिड्यूस हो रहे हैं तो इसको हम डेबिट कर देंगे। बैंक कहीं भी इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, बैंक यानी कि कैश बुक में इसकी एंट्री नहीं की जाएगी, सीधा सीधा जर्नल प्रॉपर में हम इसको रिकॉर्ड कर देंगे। सिंपल, और अच्छे से क्लियर हो जाएगा जब हम इसका एग्जाम्पल करते हैं। तो अब चलते हैं हम अपने एग्जाम्पल की तरफ। चलो जी, हमें यहाँ पे कुछ ट्रांजैक्शंस दिए हुए हैं और पहली ही लाइन में लिखा हुआ है बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसका कैश बुक का फॉर्मेट बनाया हुआ है। तो 1 मई को, ये 2026 के ट्रांजैक्शंस मान लेते हैं, 1 मई 2026 को हमारे पास कैश अवेलेबल है 15,000 और बैंक ओवरड्राफ्ट अवेलेबल है 20,000 रुपए। तो पहले तो मुझे आप ये बताओ कि इसकी ओपनिंग बैलेंस की एंट्री कैसे की जाएगी। ये हमारी कैश बुक है, मैं यहां लिखूंगा 2026 1 मई। ठीक है, यहां मैं लिख दूंगा टू बैलेंस बीडी, यानी कि ब्रॉड डाउन। कैश का बैलेंस हमारे पास अवेलेबल है 15,000 रुपए। बैंक का यहां पे डेबिट साइड में रिकॉर्डिंग नहीं की जाएगी, बैंक की रिकॉर्डिंग होगी क्रेडिट साइड में। ठीक है, तो यहां पे मैं लिखूंगा 1 मई, यहां पे आ जाएगा बाय बैलेंस बीडी। क्यों कर रहे हैं हम क्रेडिट साइड में एंट्री, क्योंकि ये बैंक में हमारा बैलेंस नहीं बढ़ा, बल्कि हमने बैंक से एक्स्ट्रा पैसा निकाल रखा है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, तो वो क्रेडिट साइड में इसकी एंट्री की जाएगी। अमाउंट है इसका 20,000 रुपीज। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस की एंट्री हो गई। अब दूसरी एंट्री है कॉन्ट्रा एंट्री। हमने कैश डिपॉजिट करवाया है 5,000 रुपए 3 मई को, ये है हमारी कॉन्ट्रा एंट्री। अब इसको अच्छे से समझना, 3 मई को हो क्या रहा है, बैंक में पैसा जा रहा है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, बैंक का बैलेंस बढ़ रहा है ना, तो अब इसकी एक बार एंट्री देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको एंट्री समझाता हूं इसकी, उससे बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा। बैंक का बैलेंस बढ़ रहा है, जब एसेट का बैलेंस बढ़ता है तो हम करते हैं बैंक अकाउंट को डेबिट और कैश अकाउंट को क्रेडिट, क्योंकि कैश का बैलेंस बिजनेस में से कम हो रहा है, बैंक का बैलेंस बढ़ रहा है। अब बैंक डेबिट हो रहा है तो बैंक, और ये वाला जो है डेबिट साइड है, तो मैं यहां लिखूंगा 3 मई को, क्या लिखूंगा, टू कैश। ठीक है, लेकिन इसका जो अमाउंट आएगा ना वो आएगा बैंक में, क्योंकि पैसा बढ़ कहां रहा है, बैंक में बढ़ रहा है। कितना अमाउंट था, 5,000 रुपीज। ये चीज समझने की है, यहीं पे ही बच्चे गलती कर देते हैं कि कैश लिखा है तो कैश के कॉलम में एंट्री हो जाएगी। नहीं यार, हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं बैंक के लिए। देखो, अभी आप ये मान के चलो कि ये बैंक अकाउंट है जो हमने बना रखा है ना, ये मान लो फिलहाल के लिए, ये मान लो कि ये बैंक अकाउंट है। ठीक है, अब इसकी एंट्री करो। बैंक डेबिट हो रहा है तो हम बैंक के डेबिट साइड में एंट्री करेंगे टू कैश, लेकिन बढ़ बैलेंस रहा है बैंक का, तो इसलिए बैंक के कॉलम में इसकी एंट्री की जाएगी। ये बहुत ध्यान से समझने वाली बात है, गलतियां यही होती हैं कि आपने कैश यहां पे लिखते टाइम एंट्री जो कर दी वो कैश वाले कॉलम में इसकी एंट्री कर दी और पूरी कैश बुक गलत हो गई। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। यहां पे अब क्या लिख देंगे हम, सी लिख देंगे,
कॉन्ट्रा एंट्री डिनोट करने के लिए, यही हमने देखा था वहां पे 3rd ऑफ मे को। यहां पे क्या एंट्री होगी, कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड में जाके इसकी एंट्री होगी बाय बैंक अकाउंट, ठीक है। यहां पे भी हम सी लिख देंगे और अमाउंट आ जाएगा कैश वाले कॉलम में 5000 रुपीज, क्योंकि कैश कम हो रहा है, क्रेडिट हमें करना है कैश को, इसलिए कैश वाले कॉलम में इसका अमाउंट लिखा जाएगा। क्लियर, कॉन्ट्रा एंट्री खत्म, समझ में आ गया होगा। इसके बाद है हमने अब दूसरी कॉन्ट्रा एंट्री है, हमने 3000 रुपए बैंक से विड्रॉ करे, तो देखो इसके बाद और अच्छी से क्लियर हो जाएगा। मैं इसकी भी एंट्री करता हूं अब, ठीक है। क्या एंट्री होगी इसकी, इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। हमारे पास बिजनेस में कैश बढ़ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है और बैंक अकाउंट, बैंक में से पैसा जा रहा है मतलब वो बैंक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। कैश डेबिट हो रहा है इसलिए अब मैं यहां पे आऊंगा, डेट है 5th ऑफ मे की, ठीक है। तो मैं यहां पे लिखूंगा 5th ऑफ मे, कैश डेबिट हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है बैंक, तो मैं यहां पे लिखूंगा टू बैंक अकाउंट, कॉन्ट्रा एंट्री है। अब देखो मुझे कैश के बैलेंस को बढ़ाना है, कैश के बैलेंस को डेबिट करना है, तो मैं कैश के कॉलम में लिखूंगा 3000 रुपीज, ठीक है। अब इसका जो दूसरा अकाउंट, दूसरी जो एंट्री होगी वो होगी क्रेडिट साइड में 5th ऑफ मे। मुझे कैश के बैलेंस को बढ़ाना है, बैंक के बैलेंस को कम करना है, मैं क्रेडिट साइड में आऊंगा, यहां पे लिखूंगा बाय कैश अकाउंट, कॉन्ट्रा एंट्री, यहां पे आ जाएगा 3000 रुपीज। क्लियर है, चलो आगे चलते हैं। रिसीव्ड ए चेक ऑफ रुपीज 9800 फ्रॉम राहुल, हमें चेक मिला है 9800 का, पूरा सेटलमेंट कर दिया उसने 10,000 रुपए का जो था, 10,000 रुपए मिलने थे लेकिन मिले हैं 9,800 रुपए, बाकी 200 रुपए का हमने उसको डिस्काउंट अलाउ कर दिया, ठीक है। और ये वाला चेक हमने सेम डे डिपॉजिट करवा दिया बैंक में। अब देखो इसकी एक एक करके एंट्री करते हैं, क्या क्या एंट्री होगी। हमें चेक मिला है राहुल से, सेम डे डिपॉजिट भी हो गया है, तो इसकी बैंक बुक में, बैंक कैश बुक के बैंक कॉलम में इसकी एंट्री कर दी जाएगी। क्या एंट्री होगी, हमें बैंक को डेबिट करना है, तो हम यहां लिखेंगे डेबिट साइड में 7th ऑफ मे टू राहुल अकाउंट, ठीक है। ये हो गया 9800 रुपीज बैंक वाले कॉलम में। पहली चीज क्लियर, ठीक है जी। अब देखो मैं इसकी एंट्री ना दूसरी जगह भी करता हूं। राहुल का अकाउंट है, राहुल क्रेडिट हो रहा है, तो राहुल के अकाउंट में क्रेडिट साइड में जाके मैं इसकी एंट्री करूंगा, डेट है 7th ऑफ मे बाय बैंक अकाउंट, ठीक है। ये है 9800 रुपीज। एक चीज क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। 200 रुपए का हमने उसको डिस्काउंट दिया था, ठीक है। तो अब डिस्काउंट दिया है मतलब बिजनेस का खर्चा है, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट ओपन होगा और वो डेबिट हो जाएगा। तो अगेन अब हम और ये वाली एंट्री होगी जर्नल प्रॉपर में, ये हम पिछले एग्जांपल में देख चुके हैं अपनी पिछली वीडियो में। हम यहां पे लिखेंगे 2026 7th ऑफ मे डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू राहुल अकाउंट, ये आ जाएगा 200 रुपीज, ठीक है। अब इसकी एंट्री कर लेते हैं लेजर्स में। हम चलते हैं राहुल के अकाउंट में, राहुल का अकाउंट क्रेडिट हुआ था तो क्रेडिट साइड में इसकी एंट्री कर दी जाएगी 7th में बाय डिस्काउंट अलाउड अकाउंट 200 रुपीज। देखो 10,000 रुपए का बैलेंस था राहुल का, वो पूरा का पूरा यहां पे सेटल हो जाता है। डिस्काउंट अलाउड डेबिट हुआ था तो इसको डेबिट साइड में इसकी एंट्री कर देंगे, ये लिखेंगे हम 2026 7th ऑफ मे टू राहुल अकाउंट, ठीक है। ये आ जाएगा 200 रुपीज। फिलहाल के लिए इस ट्रांजैक्शन की एंट्री कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। लेकिन अब अगले ट्रांजैक्शन में क्या हो रहा है, मैं टिक लगा देता हूं, अच्छा लगता है टिक लगाना कि ये भी कर लिया ये भी कर लिया। अरे यार क्या हो गया इसको, ओके। सो हमने ये कंप्लीट कर लिया, ये कंप्लीट कर लिया, ये कंप्लीट कर लिया, ये कंप्लीट कर लिया, ठीक है। 10th ऑफ मे को क्या हुआ, जो हमने चेक डिपॉजिट करवाया था वो डिसऑनर हो गया। डिसऑनर होने का मतलब हमें पता है, हमने वैसे जर्नल एंट्रीज के चैप्टर में, जर्नल के चैप्टर में कंप्लीट कर लिया था, फिर भी मैं बता देता हूं।
आपने जब बैंक में राहुल का चेक जमा करवाया तो बैंक का आपके पास कॉल आया या फिर इंफॉर्मेशन आई, मैसेज आया कि बॉस आपने जो चेक दिया था ना राहुल के अकाउंट से 9,800 रुपए निकाल के आपके बैंक अकाउंट में डालने के लिए, राहुल के अकाउंट में तो इतना पैसा ही नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए अब क्या करना पड़ेगा, हमने जो भी एंट्री करी थी ना उसको रिवर्स करना है। हमने क्या रिकॉर्ड किया था कि हमारे पास राहुल से 9,800 रुपए आ गए, लेकिन वो नहीं आए हैं। ठीक है, तो हमें यहां पे क्या करना पड़ेगा, हम कौन सी तारीख को आया है, 10 मई को। ठीक है, एक एक करके चलते हैं ताकि ऐसा ना लगे कि बहुत बड़ा कुछ करने वाले हैं हम। बहुत सिंपल है, समझ के चलो। राहुल के बैलेंस को हमने यहां पे 9,800 रुपए से कम कर दिया था कि हमारे पास इतना पैसा आ गया, लेकिन एक्चुअली में आया नहीं है। तो हमें बैंक के बैलेंस को पहले तो कम करना है। बैंक के बैलेंस को हमने 9,800 रुपए से बढ़ाया था, अब हमें कम करना है। कम करने के लिए क्या करेंगे, राहुल के बैलेंस को वापस बढ़ा देंगे और बैंक बैलेंस को कम कर देंगे, इसलिए क्रेडिट साइड में लिखा जा रहा है 9,800 रुपए। तो इस वाले ट्रांजैक्शन की रिवर्सल यहां पे हो गई। ठीक है, इसकी एक बार हम लेजर में पोस्टिंग कर लेते हैं साथ के साथ। तो अब हम राहुल के अकाउंट में जाएंगे, राहुल का अकाउंट अब हुआ है डेबिट, डेबिट साइड में लिखेंगे 2026 में 10 मई टू बैंक अकाउंट 9,800 रुपए। हम बेसिकली राहुल के बैलेंस को फिर से खड़ा कर रहे हैं कि हमें वापस लेना है 9,800 रुपए राहुल से। लेकिन अभी यहां पे ये चीज कंप्लीट नहीं हुई है। ठीक है, अभी तो सिर्फ हमने बैंक वाले की करी है, लेकिन हमने डिस्काउंट भी तो अलाउ किया था। अब हमने डिस्काउंट क्यों अलाउ किया था कि राहुल बॉस आप हमें पैसा दे दो, हम आपको 200 रुपए का डिस्काउंट दे देंगे। लेकिन राहुल से अल्टीमेटली पैसा आया ही नहीं, तो जो डिस्काउंट हमने दिया था राहुल को उसको भी तो रिवर्स करना पड़ेगा ना। तो अब हम क्या करेंगे, फिर वापस 10 मई को इस डिस्काउंट को रिवर्स करेंगे। तो राहुल को फिर डेबिट करेंगे, जस्ट इसकी अपोजिट एंट्री करनी है हमें, राहुल अकाउंट डेबिट। हमने 200 रुपए से और बढ़ा दिया राहुल के बैलेंस को, और डिस्काउंट जो अलाउ किया था उसको भी हमने रिवर्स कर दिया, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। ठीक है, ये आ गया 200 रुपीज से फिर से एंट्री हो गई। अब इसको लेजर में पोस्ट करते हैं। राहुल का अकाउंट डेबिट हुआ है, तो हम राहुल के अकाउंट में जाके 10 मई को एंट्री करते हैं टू डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। ठीक है, 200 रुपीज। अब देखो राहुल से 10,000 रुपए मिलने थे, हमने वापस राहुल के बैलेंस को डेबिट कर दिया 10,000 रुपए से, ताकि ये पता लग जाए कि हमें अभी भी चेक मिल गया, डिसऑनर हो गया, तो वापस हमें राहुल से 10,000 रुपए लेने हो गए। ठीक है, चलो डिस्काउंट अलाउड क्रेडिट हुआ है, तो हम क्रेडिट साइड में एंट्री करेंगे इसकी 2026। बेसिकली यहां पे जो हमने 200 रुपए इसको अलाउ किए थे वो हम रिवर्स कर रहे हैं 10 मई को। यहां आ जाएगा बाय राहुल अकाउंट। ठीक है, ये आ जाएगा 200 रुपीज। सिंपल, खत्म ट्रांजैक्शन। आई होप क्लियर हो गया। अगर नहीं हुआ हो तो एक बार आप वापस रिवाइंड करके देख लेना, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी, 10 मई का ट्रांजैक्शन कंप्लीट। अब 12 मई को क्या हुआ, रिसीव्ड ए चेक ऑफ ₹7,000 फ्रॉम अमित। हमें अमित से एक चेक मिला, डेटर था ये हमारा। दिस वॉज नॉट डिपॉजिटेड इन टू द बैंक ऑन द सेम डे। ठीक है, यानी कि बैंक में गया नहीं, अगर बैंक में चेक नहीं गया तो कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा, लेकिन चेक तो मिला है हमें, तो इसकी एंट्री हम क्या करेंगे, हमारे पास चेक्स इन हैंड अकाउंट एक खुल जाएगा कि हमारे पास 7,000 रुपए का चेक अमित से आ गया है, वो रिकॉर्ड करने के लिए। तो 12 मई को रिकॉर्ड करते हैं। 12 मई हमारे पास चेक्स इन हैंड आ गए हैं, मतलब चेक्स इन हैंड एक अकाउंट खुल जाएगा, वो ये दिखाएगा कि हमारे पास इतने के चेक्स आ गए हैं। तो चेक्स इन हैंड अकाउंट डेबिट हो जाएगा। किससे आया है हमारे पास, अमित से आया है, अमित अकाउंट 7,000 रुपीज, 7,000 की थे ना अमाउंट। ठीक है, इसकी एक बार अमाउंट चेक करने दो यार। ठीक है, अब हम इसकी लेजर पोस्टिंग कर लेते हैं। तो चेक्स इन हैंड अकाउंट डेबिट हुआ है, उसके डेबिट साइड में जाके हम लिख देंगे टू अमित, टू अमित अकाउंट 7,000 रुपीज 2026, ये हुआ है 12 मई को। ठीक है, और अमित का अकाउंट क्रेडिट हुआ है, तो इसके क्रेडिट साइड में जाके इसकी एंट्री करेंगे 2026 12 मई बाय चेक्स इन हैंड अकाउंट। ठीक है, ये हो गया हमारे पास 7,000 रुपीज। ओके, तो हम
12th ऑफ मे का ट्रांजैक्शन कंप्लीट। अब 14th मे को क्या हुआ, हमने अमित से जो चेक हमें मिला था ना 7,000 रुपीज का, वो हमने एज इट इज मोहन को दे दिया, जो कि हमारा एक क्रेडिटर था। ये आ गया एंडोर्समेंट ऑफ चेक वाला केस। ठीक है, इसमें हमने क्या किया है, 7,000 रुपए का जो चेक हमारे पास अब पड़ा है चेक्स इन हैंड में, वो हमने एज इट इज उठा के मोहन को दे दिया। तो इसकी एंट्री क्या होगी, अब इसकी एंट्री कैश बुक में नहीं होगी, क्योंकि बिल बैंक कहीं भी इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। ठीक है, तो हम क्या एंट्री करेंगे इसकी, 14th ऑफ मे को मोहन, जो कि हमारा क्रेडिटर था, क्रेडिटर के बैलेंस को अब हमें कम करना है, क्योंकि उसको हम चेक दे रहे हैं। तो लाइबिलिटी को कम करने के लिए हमें डेबिट करना होता है, और इसको टू करेंगे हम चेक्स इन हैंड अकाउंट को, चेक्स इन हैंड अकाउंट। ठीक है, ये आ गया 7,000 रुपीज। आई होप आपको एंडोर्समेंट वाला केस भी समझ में आया होगा। अब मान लो ये हुआ होता कि ये 14 तारीख तक बात पहुंची ही नहीं होती, 12 तारीख को हमें अमित से चेक मिला और सीधा का सीधा 12 तारीख को ही हमने मोहन को चेक दे दिया, तो चेक्स इन हैंड इन्वॉल्व नहीं होता। क्या एंट्री बन जाती, मोहन अकाउंट डेबिट टू अमित, यानी मोहन को हम डेबिट कर देते, अमित को हम क्रेडिट कर देते, सिंपल एंट्री खत्म, चेक्स इन हैंड इन्वॉल्व नहीं होता, बस इतना सा फर्क है। ठीक है, ओके। तो 14, पता ही नहीं क्या हो रहा है। 14th ऑफ मे का ट्रांजैक्शन कंप्लीट। 17th मे को क्या हुआ, सुरेश जो कि हम जिससे हमें कुछ पैसा मिलना था, वो हमारा डेटर था, उसने डायरेक्टली बैंक अकाउंट में 6,000 रुपए जमा करवा दिए। तो इसकी एंट्री क्या होगी, 17th ऑफ मे, देखो हमें बैंक को डेबिट करना है, बैलेंस बढ़ाना है, तो डेबिट साइड में इसकी एंट्री होगी 17th में, 17th में टू सुरेश भाई ने 6,000 रुपीज हमारे बैंक में जमा करवा दिए, तो बैंक कॉलम में 6,000 रुपीज की इसकी एंट्री हो जाएगी। अब हम चलते हैं सुरेश के अकाउंट में, सुरेश क्रेडिट हुआ है, तो सुरेश के अकाउंट में जाके, अरे यार इसकी एंट्री करना भूल गए, चलो पहले सुरेश वाला ही कर लेते हैं। 2026 डेट है 17th ऑफ मे, सुरेश क्रेडिट हुआ है, तो यहां पे लिख देंगे हम बाय बैंक अकाउंट 6,000 रुपीज। ठीक है, अब देखो चेक्स इन हैंड अकाउंट, ये वाली भी तो एंट्री करनी है ना, जो हमने ये वाली एंट्री 14th में वाली एंट्री का लेजर पोस्टिंग करना रह गया। मोहन अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो हम मोहन अकाउंट के डेबिट साइड में आएंगे, 2026 14th ऑफ मे टू चेक्स इन हैंड, चेक्स इन हैंड अकाउंट, अमाउंट है इसका 7,000 रुपीज। ठीक है, और अब हम जाएंगे चेक्स इन हैंड अकाउंट में, चेक्स इन हैंड अकाउंट डेबिट हो क्रेडिट हो रहा है, तो हम इसके क्रेडिट साइड में आके इसकी एंट्री करेंगे 14th ऑफ मे को बाय मोहन्स अकाउंट। ठीक है, इसकी एंट्री हो गई 7,000 रुपीज, खत्म। अब देखते हैं और क्या, और कौन सा ट्रांजैक्शन अवेलेबल है हमारे पास। 17 में की एंट्री हो गई हमारे पास, रमेश जो कि हमारा एक क्रेडिटर था, उसको हमने 8,000 रुपए चेक से पेमेंट किया है, बैंक का बैलेंस कम हुआ है, क्रेडिट हुआ है, इसलिए हमें क्रेडिट साइड में जाके इसकी एंट्री करनी पड़ेगी। डेट है 20th और अमाउंट है 8,000 रुपीज, नाम है रमेश। ठीक है, 20th ऑफ मे बाय रमेश अकाउंट 8,000 रुपीज। ठीक है, क्लियर, चलो। 20th ऑफ मे का ट्रांजैक्शन कंप्लीट। 23rd ऑफ मे को बैंक चार्ज डिडक्ट किया है हमारे बैंक अकाउंट में से, बैंक ने 500 रुपए का। अगेन बैंक का बैलेंस 500 रुपए से कम हो रहा है, हम जाएंगे क्रेडिट साइड में, क्योंकि क्रेडिट हुआ है बैंक का बैलेंस। 23rd ऑफ मे को बाय बैंक चार्जेस अकाउंट, बैंक में से कम हुआ है, तो 500 रुपए हमने यहां पे क्रेडिट कर दिया। ठीक है, चलो बैंक चार्जेस वाला कंप्लीट। उसके बाद हम 25th ऑफ मे में आते हैं, जिसमें हमारे पास 4,000 रुपए नेहा से कैश मिला है, तो कैश का बैलेंस हमें डेबिट करना है, बढ़ाना है, तो 25th ऑफ मे टू नेहा अकाउंट, ये आएगा कैश कॉलम में, क्योंकि 4,000 रुपीज हमारे पास आए हैं नेहा से। ठीक है, तो हमारे पास 4,000 रुपए की डेबिट में एंट्री हो गई, तो एंट्री हमारी कंप्लीट हो जाती है। इन दोनों की एक बार लेजर पोस्टिंग और कर लेते हैं। तो बैंक चार्जेस यहां पे डेबिट हुआ है, बैंक चार्जेस अकाउंट में जाएंगे, बैंक चार्जेस डेबिट हुआ है, तो 2026 यहां आ जाएगा टू बैंक
अकाउंट 500 रुपीज, और नेहा से हमें पैसे मिले थे, नेहा का अकाउंट हुआ है क्रेडिट, तो हम क्रेडिट साइड में आएंगे 2026, मैं डेट नहीं लिख रहा हूं, उसकी जरूरत नहीं है, वो तो सेम आप लिख भी सकते हो, सॉरी ये आया है हमारे पास कैश, तो हम लिख देंगे बाय कैश अकाउंट, अमाउंट आया था हमारे पास 4000 रुपीज, ठीक है। तो इस तरीके से लेजर पोस्टिंग भी कंप्लीट हो जाती है हमारी। रमेश अकाउंट में रह गया, रमेश अकाउंट का क्या आया था, रमेश से हमें 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 पैसा पैसा गया था रमेश को 8000 रुपीज, राइट, चेक के थ्रू, हाँ जी, पेड रमेश क्रेडिटर, क्योंकि ये क्रेडिट साइड में आ रहा है, तो रमेश डेबिट हुआ है, डेबिट साइड में जाके इसकी एंट्री करेंगे, रमेश अकाउंट के 2026, यहां पे लिख देंगे टू बैंक अकाउंट, ठीक है, ये हो गया 8000 रुपीज, और इसी के साथ हमारी लेजर पोस्टिंग कंप्लीट हुई। अब हम आते हैं कैश बुक के बैलेंसिंग प्रोसेस पे, ठीक है, इसको देखते हैं हम कैसे करते हैं। पहले कैश बुक कैश कॉलम का टोटल कर लेते हैं। यहां पे आते हैं, पहले डेबिट साइड लिखो रफ में, और क्रेडिट साइड लिखो। डेबिट साइड में 15 और 3 18 और 4 22,000 रुपए का बैलेंस अवेलेबल है डेबिट साइड में, और क्रेडिट साइड में सिर्फ 5000 रुपीज। बैलेंसिंग कैसे करते हैं, दोनों साइड का टोटल कर लिया, जिस साइड का टोटल कम है उस साइड में बैलेंसिंग फिगर लिख दो, तो 22,000 में से 5,000 गए तो 17,000 रुपए, ये हमारे पास 31 ऑफ मई को, महीने के आखिरी में बाय बैलेंस बचा है, यानी कि बैलेंस का अमाउंट बचा है, बैलेंस सीडी, ये आ जाएगा 17,000 रुपीज, ठीक है। अब देखते हैं कैश बुक, कैश बैंक कॉलम वाला। बैंक कॉलम का डेबिट साइड कितना है, 5,000, 9,000, 14, 14 प्लस 6 20, 20,800 रुपीज, ये है हमारे पास डेबिट साइड का कॉलम। और क्रेडिट साइड का क्या है, 23, 23, 9 हो गया हमारे पास, 32, 32, 40, 40,500, 41,300, चेक कर लो यार एक बार, 20 और 3 23, 23 और 9 32 और 8 40, 40 41 300, बिल्कुल ठीक है। तो अब देखो क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, इसलिए जो अब टोटल निकलेगा ना वो क्रेडिट बैलेंस निकलेगा, जो बैलेंस निकल के आएगा, क्योंकि जिस साइड का टोटल ज्यादा होता है ना, इस साइड का टोटल कौन सा टोटल ज्यादा था, डेबिट साइड का टोटल ज्यादा था, इसलिए ये जो 17,000 रुपए का हमने यहां पे बैलेंस लिखा है ना, इसको हम बोलेंगे डेबिट बैलेंस, क्योंकि डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, यानी कि कैश हमारे पास इतना पड़ा है। लेकिन यहां क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, तो यहां पे जो हम बैलेंसिंग फिगर लिखेंगे वो हो जाएगा क्रेडिट बैलेंस, यानी कि बैंक ओवरड्राफ्ट का आपने उतना बैलेंस अभी भी यूज कर रखा है, ठीक है। तो मैं अब इसको एक बार के लिए रफ में यहां पे कैलकुलेट कर लेता हूं, 13, तो ये हो जाएगा 500, 40 में से 20 गए तो 20, तो ये हो गया हमारे पास 20,500 रुपीज का बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस अवेलेबल है। मैं इसको मिटा देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो, ये हमारे पास जो बैलेंस है वो क्रेडिट बैलेंस अवेलेबल है, यानी कि इतना पैसा महीने के शुरुआत में आपने 20,000 रुपए यूज कर रखे थे बैंक ओवरड्राफ्ट से, महीने के आखिरी में आपने 20,500 रुपए यूज कर रखे हैं बैंक ओवरड्राफ्ट के, ठीक है, ये चीज ये बताती है। अच्छा, मैं यहां पे टोटल लिख देता हूं इसका 22,000 रुपीज, और यहां पे भी इसका आ जाएगा टोटल 22,000 रुपीज, ओके। ये वाला क्यों रह गया, यहां पे भी टोटल आएगा 41,300, यहां पे भी 41,300, बैलेंस लिख देते हैं बस यहां पे हम 31 ऑफ मई को टू बैलेंस सीडी, यहां पे आ जाएगा 20,500 रुपीज, ये हो गया हमारा बैलेंस, समझ में आया। अब ये भी हो सकता था कि बैंक ओवरड्राफ्ट महीने के स्टार्टिंग में तो था, लेकिन आपने ज्यादा पैसा जमा करवा दिया, तो आपके पास बैंक का बैलेंस भी डेबिट ही अवेलेबल है, फिर वो भी हो सकता था। ये भी हो सकता था कि आपके पास बैंक का बैलेंस तो पॉजिटिव यानी कि डेबिट था, लेकिन आपने पेमेंट्स ज्यादा के कर दिए, तो फाइनली आपका जो बैलेंस निकल के आ गया वो बैंक ओवरड्राफ्ट निकल के आ गया। कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, पर उससे प्रोसेस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो डिपेंड करता है कि आपको ट्रांजैक्शन कौन से साइड के ज्यादा दे रखे हैं, ज्यादा बैंक डेबिट हुआ है या फिर ज्यादा बैंक क्रेडिट हुआ है, उस पर डिपेंड करता है कि आपका क्लोजिंग बैलेंस क्या निकल के आएगा। क्लियर है। इसी के साथ हमारी कैश बुक वाली चीज कंप्लीट हो जाती है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना पेटी कैश बुक, एंड आई एम श्योर एक बार ना आप खुद ट्राई करना, चाहे टफेस्ट एग्जांपल लेके देख लेना, आप कैश बुक में कंफ्यूज नहीं होगे, क्योंकि हमने सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स कवर कर लिए हैं कैश बुक से रिलेटेड, सिंगल कॉलम और डबल कॉलम कैश बुक में। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पेटी कैश बुक का। सर ये पेटी कैश बुक होता क्या है, अजीब सा नाम है, बताता हूं। देखो, एक कैशियर है बिजनेस में जो कि एक सीनियर कैशियर है,
वो बोलता है कि यार मैं अपनी कैश बुक में छोटे छोटे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड नहीं करना चाहता। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम एक पेटी कैशियर अपॉइंट करते हैं। उसका काम क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल कोई स्पेसिफाइड लिमिट नहीं है, बट मान लो उसने बोल दिया कि 500 रुपए से नीचे के जो खर्चे हैं ना, का जो पेमेंट है ना, वो जूनियर कैशियर कर देगा, या फिर उसको हम नाम देते हैं पेटी कैशियर कर देगा। ठीक है, तो वो 500 रुपए से नीचे के ट्रांजेक्शन हमारी मेन बुक में नहीं आएंगे। और देखो ये चैप्टर क्या है, सब्सिडरी बुक्स का चैप्टर है। इस पूरे चैप्टर का काम ही ये है कि वो हमारी मेन बुक का बर्डन कम कर रहा है। कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक्स, इनका काम क्या है, जर्नल के बर्डन को कम करना, लेजर्स के बर्डन को कम करना। उसी तरीके से पेटी कैश बुक का क्या काम है, मेन कैश बुक के बर्डन को कम करना। अगर सारे छोटे मोटे 10, 20, 50 रुपए के ट्रांजैक्शंस भी मेन कैश बुक में रिकॉर्ड होने लगे तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा उसको मैनेज करना। ठीक है, इसीलिए ये एक कॉन्सेप्ट लाया गया कि बॉस हम एक पेटी कैशियर अपॉइंट कर सकते हैं। उसको हमने ये बोल दिया कि तू 500 रुपए से नीचे के लाइक स्टेशनरी, पेन, पेपर लेके आना है, या फिर चाय समोसा लेके आना है किसी मेहमान के लिए बिजनेस में, या फिर किसी को 50 रुपए, 100 रुपए रिक्शा वाले को भाड़ा देना है। इस तरह के छोटे छोटे खर्चे के लिए 500 रुपए तक की लिमिट उसको दे दी है, उससे नीचे के खर्चे वो खुद कर सकता है। क्या होगा, महीने के स्टार्टिंग में मान लो 1 अप्रैल को सीनियर कैशियर ने पेटी कैशियर को 2000 रुपए दे दिए कि बॉस मैं तेरे को 2000 रुपए देता हूं, पूरे महीने खर्चा कर, रिकॉर्ड मेंटेन कर किस किस चीज पे खर्चा कर रहा है, और महीने के आखिरी में जाके मुझे हिसाब दिखा दे कि यार 2000 मेरे पास आए थे और मैंने उसमें इतना इतना यहां खर्चा कर दिया। ठीक है, अब मान लो 2000 में से उसने पूरे महीने में 1600 रुपए का खर्चा किया। ठीक है, बचे उसके पास 400 रुपए। तो सीनियर कैशियर जो है वो बड़ा खुश होगा, वो बोलेगा कि ठीक है तूने 400 रुपए बचा लिए, ये पकड़ 1600 रुपए, और अब अगले महीने की पहली तारीख को फिर से तेरे पास 2000 रुपए इकट्ठे हो गए, तो फिर खर्चा कर 500 रुपए से नीचे वाला, महीने के आखिरी में मुझे लाके दिखा दे। जितना पहले मान लो उस टाइम उसने खर्चा किया 1200 रुपए, तो उसके पास 800 रुपए बच गए। ठीक है, तो वो बोलेगा सीनियर कैशियर उसको 1200 रुपए और दे देगा, फिर उसके पास 2000 रुपए हो गए, और ऐसा चलता रहेगा मंथ ऑन मंथ, मंथ ऑन मंथ। ठीक है, ये जो 2000 रुपए अमाउंट उसने फिक्स कर रखा है ना, उसको कहते हैं इंप्रेस्ड मनी, कि पेटी कैशियर के पास 2000 रुपए मैंने अपने रख रखे हैं। जब भी 2000 रुपए से नीचे का बैलेंस पीरियड के आखिरी में बचेगा, मैं उसको बैलेंस अमाउंट दे दूंगा, ताकि फिर से महीने के स्टार्टिंग में उसके पास 2000 रुपए का बैलेंस अवेलेबल हो जाए। ठीक है, अब फटाफट इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं नोट्स के थ्रू। ओके, पेटी कैश बुक, यस, इफ एवरी स्मॉल कैश पेमेंट, ये देखो प्रॉब्लम बता रहा है पहले, इफ एवरी स्मॉल कैश पेमेंट इज रिकॉर्डेड इन द मेन कैश बुक इट बिकम्स अननेसेसरीली लेंदी। बहुत लंबी बन जाएगी यार 10, 20, 50 रुपए के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हुए। सो द सॉल्यूशन इज पेटी कैश बुक। पेटी कैश बुक में क्या करता है, इट इज अ बुक मेंटेन टू रिकॉर्ड स्मॉल एंड रिकरिंग कैश एक्सपेंसेस। चाय का खर्चा रोज हो रहा है, स्टाफ के लिए चाय आ रही है, उसका रोज का 100 रुपए का खर्चा होता है। अगर वो हर रोज हर रोज मेन कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे तो 30 ट्रांजैक्शंस तो कैश बुक में, मेन कैश बुक में चाय के खर्चे के ही हो जाएंगे। इसलिए छोटे खर्चे और जो रोज रोज होते हैं, जो मेन कैश बुक को बहुत लेंदी बना सकते हैं, उसको अवॉइड करने के लिए पेटी कैश बुक बनाई जाती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल स्टेशनरी है, पोस्टेज है, न्यूज़पेपर का खर्चा है, कार्टेज, किसी को भाड़ा भाड़ा देना है, कन्वेंस, कोई स्पेसिफिक लिमिट बिजनेस डिसाइड कर सकता है। ठीक है, पेटी कैश बुक 2 तरीके से बनाई जाती है, बहुत सिंपल है, कोई खास बात नहीं है इसके अंदर समझने के लिए। पहला है सिंपल पेटी कैश बुक और दूसरा है एनालिटिकल पेटी कैश बुक। एक ही एग्जाम्पल में हम पूरे दोनों ही तरह की कैश बुक को बनाना सीख लेंगे, पेटी कैश बुक को बनाना। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो यहां पे हमें क्या दिया हुआ है, यहां पे हमें कुछ ट्रांजैक्शंस दिए हुए हैं और इनको यूज करके हमें पेटी कैश बुक में रिकॉर्डिंग करनी है। और सबसे पहला ट्रांजैक्शन क्या है, सबसे पहली इंफॉर्मेशन है कैश गिवन टू पेटी कैशियर, यानी कि सीनियर अकाउंटेंट, सीनियर कैशियर या अकाउंटेंट जो भी है, उसने पेटी कैशियर को महीने की पहली तारीख को 2000 रुपए दे दिए, ये बोल के कि भाई तू पूरे महीने अब खर्चा करता रहे। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। इंप्रेस्ड अमाउंट क्या है, इसका मतलब मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, पहले इसकी रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट करते हैं। ये है सिंपल पेटी कैश बुक का फॉर्मेट। इसको हम एग्जाम्पल के साथ साथ ही समझते हैं कि इस फॉर्मेट में क्या लिखा जाता है। सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन है वो कैश दिया गया है पेटी कैशियर को, मेन कैश से निकल के पैसा पेटी कैशियर के पास आ गया है। तो यहां पे अगेन हम ईयर लिख देंगे 2026, डेट है हमारी 1 अप्रैल। ठीक है, यहां आ जाएगा टू कैश अकाउंट।
कैश को क्रेडिट क्यों करें? क्योंकि कैश, मेन कैश में से पैसा निकल के पेटी कैशियर के पास आ रहा है, इसलिए कैश अकाउंट को हमने क्रेडिट कर दिया। ठीक है, और यहां पे देखो, अब यहां पे ना कोई डेबिट साइड और क्रेडिट साइड नहीं है, यहां पे बस दो कॉलम्स अलग अलग दे रखे हैं। अमाउंट रिसीव्ड यानी कि पेटी कैशियर के पास कितना पैसा आया, और अमाउंट पेड यानी पेटी कैशियर ने किस किस चीज पे कितना कितना पेमेंट किया है। ठीक है, तो यहां पे पेटी कैशियर के पास पैसा आया है इस ट्रांजैक्शन में, तो यहां पे आ जाएगा 2000 रुपीज, क्योंकि उसके पास 2000 रुपए मेन कैशियर या सीनियर कैशियर से 2000 रुपए उसके पास खर्चा करने के लिए आ गया। बस पहले ट्रांजैक्शन की एंट्री हो गई। अब हमें सिंपली उसको बस रिकॉर्ड करके चलना है बाकी के खर्चों को जो उसने यहां पे दिए हुए हैं। 1 अप्रैल को ही उसने पोस्टेज के लिए 200 रुपए का खर्चा कर दिया। तो अब हम क्या करेंगे, यहां पे फिर से डेट लिखेंगे 1 अप्रैल। अब आ जाएगा बाय, क्योंकि देखो खर्चा है, खर्चा डेबिट होता है, डेबिट करने के लिए हम लिखते हैं बाय पोस्टेज अकाउंट, अमाउंट इज 200 रुपीज। ठीक है, एंट्री खत्म। दूसरा, 3 अप्रैल को उसने स्टेशनरी के लिए खर्चा किया है 300 रुपीज। तो अगेन हम यहां पे आएंगे, यहां लिखेंगे 3 अप्रैल बाय स्टेशनरी अकाउंट। और देखो ये एंट्री कर कौन रहा है सारी की सारी, ये कर रहा है पेटी कैशियर, और फिर महीने के आखिरी में वो ये पूरा खाता लेके जाएगा मेन कैशियर के पास, ये दिखाने के लिए कि देखो बॉस, आपने मेरे को 2000 रुपए दिए थे और मैंने इसमें से इतना खर्चा कर लिया, बाकी बचा हुआ ये रहा बैलेंस। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो पेमेंट है वो है कन्वेंस के लिए, यानी कि आने जाने के लिए। 6 अप्रैल को उसने खर्चा किया 150 रुपए। तो हम यहां पे लिखेंगे 6 अप्रैल बाय कन्वेंस अकाउंट 150 रुपए। डन, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर हमने न्यूज़पेपर्स के बिल का पेमेंट किया होगा, न्यूज़पेपर वाला आया होगा, उसको हमने पेमेंट किया है 10 अप्रैल को 250 रुपए का। ठीक है, तो हम यहां पे वापस जाएंगे, इसको हम न्यूज़पेपर के नाम से रिकॉर्ड कर देंगे। 10 अप्रैल को बाय न्यूज़पेपर अकाउंट। ठीक है, 250 रुपए का हमने पेमेंट किया है, तो यहां पे आ गया ये 250 रुपए। नेक्स्ट है हमारे पास 15 अप्रैल को उसने टी यानी समोसे, कचौड़ी और चाय वाय के लिए उसने खर्चा किया है 180 रुपए। तो इसको हम रिफ्रेशमेंट के नाम से रिकॉर्ड करेंगे 15 अप्रैल को। 15 अप्रैल बाय रिफ्रेशमेंट अकाउंट 180 रुपए। ठीक है जी, डन। और लास्ट है हमारे पास और मिसलेनियस खर्चे, मतलब छोटे छोटे 10-10, 20-20 रुपए के खर्चे उसने क्लब करके एक साथ रिकॉर्ड कर दिए 120 रुपए के नाम से। 20 अप्रैल को इसकी रिकॉर्डिंग हो जाएगी 20th अप्रैल बाय मिसलेनियस एक्सपेंस अकाउंट, लिख देंगे हम यहां पे। मिसलेनियस एक्सपेंस आ गया 120 रुपए। ठीक है, अब देखो हमारे पास 2000 रुपए आए थे, इससे ज्यादा का खर्चा तो हो नहीं सकता, इसलिए इस कॉलम का हम टोटल कर देते हैं 2000 रुपए। ठीक है, अब यहां क्या करना है हमें, यहां पे पहले हमें यहां से लेकर इन सभी अमाउंट्स का टोटल करना है। देखो एक बार, 200 और 300 500, 500 और 150 650 और 250 700 900, 900 और 300 1200 रुपए हो गई है। ठीक है, 1200 रुपए का उसने खर्चा कर दिया, तो महीने के आखिरी में उसके पास पैसा कितना बचा होगा, 2000 में से 2000 माइनस 1200 मतलब 800 रुपए। तो हम क्या एंट्री करेंगे महीने के आखिरी में, यहां पे हम बैलेंस निकालेंगे 30th अप्रैल को बाय बैलेंस सीडी, यहां आ जाएगा 800 रुपीज। अब दोनों कॉलम्स का टोटल बराबर हो गया 2000, हम यहां पे भी लिख देंगे। अगले महीने की पहली तारीख को क्या होगा, पहले तो देखो यहां लिखा जाएगा 1 मई। ठीक है, ये जो बैलेंस है ये आ जाएगा अब टू बैलेंस बीडी, कितने का बैलेंस है, 800 रुपए का जो बैलेंस था क्लोजिंग पिछले महीने का वो बन जाए, सॉरी ये यहां नहीं लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा इस तरफ 800 रुपीज, यहां पे आ गया क्लोजिंग बैलेंस का ओपनिंग बैलेंस। अब देखो इंप्रेस्ड मनी क्या होता है, जो यहां पे लिखा हुआ था, इंप्रेस्ड अमाउंट है 2000 रुपए का, यानी कि इसका मतलब क्या होता है, जब पेटी कैशियर सीनियर कैशियर के पास जा रहा है अपना ये रिकॉर्ड लेके, वो ये दिखा रहा है कि आपने मेरे को 2000 रुपए दिए थे, 1200 रुपए का खर्चा हो गया, 800 रुपए बचे। अब सीनियर कैशियर बोलेगा कि ठीक है, मतलब इसका मतलब ये है कि 2000 के अंदर अंदर खर्चा निपटा लेता है पूरे साल का। ठीक है, तो मैं पूरे महीने का, सॉरी, तो मैं हर महीने की पहली तारीख को तेरे पास 2000 रुपए का बैलेंस मेंटेन कर दिया करूंगा। लेकिन पहले अप्रैल में तो 1 अप्रैल को तो उसके पास पेटी कैशियर के पास कुछ भी नहीं था, तो पूरे 2000 रुपए दे दिए।
अब उसके पास 800 रुपए का ओपनिंग बैलेंस पड़ा है 1 मई को। अब इंप्रेस्ड अमाउंट 2000 रुपए का मेंटेन करने के लिए सीनियर कैशियर और 1200 रुपए उसको दे देगा। ठीक है कि भाई अब पहले 800 रुपए तेरे पास ऑलरेडी हैं, 1200 रुपए ये और ले, वापस तेरे पास 2000 रुपए हो गए। अब तू मई मंथ में वापस खर्चा करता रहे, फिर मई मंथ के सारे खर्चे कर ले, मेरे पास दोबारा से आ। मान ले उस महीने में 2000 में से तेरे पास 1500 रुपए का खर्चा हो जाता है, 500 रुपए तेरे पास बचेंगे, मैं तेरे को 1500 रुपए और दे दूंगा। ठीक है, इस तरीके से ये प्रोसेस चलती रहती है। इंप्रेस्ड अमाउंट का मतलब है एक एस्टिमेटेड अमाउंट जिसमें पूरे महीने का खर्चा पेटी कैशियर चला लेगा। ठीक है, तो उसको कहते हैं इंप्रेस्ड अमाउंट। ये बैलेंस हर महीने की पहली तारीख को उसके पास बन जाता है। अगर कम है तो सीनियर कैशियर उसको और ज्यादा दे देगा। ठीक है, और अगर ज्यादा बच जाता है, मान लो नहीं ज्यादा तो बच ही नहीं सकता ना, क्योंकि जितना पैसा महीने के स्टार्टिंग में है उससे ज्यादा का पैसा उसके पास बच ही नहीं सकता। ठीक है, तो अब देखो 800 रुपए को 2000 वापस करने के लिए क्या करेगा, सीनियर कैशियर उसको 1200 रुपए का पेमेंट और कर देगा। ये अमाउंट इसके पेटी कैशियर के पास आ गया। 1 मई को ये रिकॉर्ड कर लेंगे टू कैश, वही एंट्री जो हमने ऊपर की थी, देखो ये वाली एंट्री है ना, बस अमाउंट चेंज हो गया, यहां पे 1200 रुपए आ गया टू कैश अकाउंट। और फिर अब वापस हम ये वाली एंट्रीज करना स्टार्ट करेंगे, जो भी मई मंथ में खर्चा होगा, खर्चों को रिकॉर्ड करना, पेमेंट्स को रिकॉर्ड करना स्टार्ट करेंगे, फिर उसका बैलेंस निकालेंगे, जितना पैसा बचेगा 2000 से जितना कम होगा सीनियर कैशियर उसको वापस दे देगा पैसा, और फिर जून मंथ की एंट्री होगी। इस तरीके से प्रोसेस चलती रहेगी। आई होप क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं थी। अब बात करते हैं हम एनालिटिकल कैश पेटी कैश बुक की। डिफरेंस कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक है, यहां पे पेमेंट वाला एक ही कॉलम था, सभी खर्चों को एक ही कॉलम में रिकॉर्ड कर रहे थे। एनालिटिकल कैश बुक में हमने सभी खर्चों के लिए एक सेपरेट कॉलम बना दिया, पोस्टेज, स्टेशनरी, कन्वेंस, न्यूज़पेपर, रिफ्रेशमेंट, मिसलेनियस। ऐसा क्यों किया गया ये समझते हैं। देखो बिजनेस में ना ऐसे छोटे मोटे खर्चे रोज होते हैं, बहुत सारे होते हैं। अगेन अगर हम इसी तरीके से रिकॉर्ड करते चलेंगे ना, तो महीने के आखिरी में हमें यह पता करना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि हमने एक महीने में कितना खर्चा कौन से आइटम पे किया। इसीलिए क्या सोचा गया कि यार हम सभी खर्चों के लिए ना एक अलग अलग कॉलम बनाते हुए चलते हैं, उसके अंदर उस खर्चे को रिकॉर्ड कर देंगे, ताकि हमें यह पता रहेगा कि हमारा ज्यादा खर्चा किस पे हो रहा है। और देखो जरूरी बात क्या है समझने की, पेटी कैश बुक ना मेन कैश बुक का काम आसान कर रही है, लेकिन ये जो अकाउंट्स हैं, पोस्टेज अकाउंट, स्टेशनरी अकाउंट, कन्वेंस, न्यूज़पेपर, ये सब अकाउंट्स का लेजर फॉर्मेट तो लेजर अकाउंट तो बनेगा ही ना, उसके अंदर पोस्टिंग तो की जाएगी ना। तो इसमें इस वाले फॉर्मेट में क्या करना पड़ेगा, अगर मान लो 100 एंट्रीज आ रही हैं, तो उन 100 एंट्रीज को हमें पोस्टेज की 10, स्टेशनरी की 10, कन्वेंस की 8, न्यूज़पेपर की 2, इस तरीके से बहुत बार अलग अलग कैटेगरीज को ऐड करना पड़ेगा। इसको अवॉइड करने के लिए और पोस्टिंग के काम को आसान करने के लिए हमने एक अलग अलग कॉलम बना दिया हर एक खर्चे के लिए। अब यहां पे जो टोटल निकलेगा ना पूरे महीने का, वो हम सीधा सीधा लेजर में पोस्ट कर देंगे। दो काम आसान हो गए, पहला लेजर में पोस्टिंग करना आसान हो गया, दूसरा यह पता करना आसान हो गया कि हमने महीने में ज्यादा खर्चा या कितना खर्चा कौन से आइटम पे किया है। बाकी और कोई भी डिफरेंस नहीं है, जो भी प्रिपेयर किया जाएगा वो सब सेम फॉर्मेट सेम तरीके से किया जाएगा। ठीक है, वो देख लेते हैं एक बार हम कैसे करते हैं। हमारे पास डेट थी 2026, 1 अप्रैल को हमारे पास कैश आया था, तो यहां पे हम लिखेंगे टू कैश अकाउंट। ठीक है, अमाउंट रिसीव्ड वाले कॉलम में आएगा 2000 रुपीज। ठीक है, अब खर्चों को रिकॉर्ड करना स्टार्ट करते हैं, ऊपर से ही देख लेते हैं। ये वाला हमने कर दिया। 1 अप्रैल को पोस्टेज अकाउंट में पोस्टेज के लिए खर्चा किया गया है 200 रुपए, तो हम नीचे आएंगे 1 अप्रैल बाय पोस्टेज अकाउंट, 200 रुपए दिया गया है, तो टोटल पेमेंट वाले कॉलम में भी आ जाएगा और पोस्टेज में भी 200 रुपए आ जाएगा। क्लियर है, चलो। स्टेशनरी 3 अप्रैल को हमने खर्चा किया है 300 रुपए का, तो यहां पे हम लिखेंगे 3 अप्रैल बाय स्टेशनरी अकाउंट 300 रुपीज टोटल वाले कॉलम में भी आ जाएगा और 300 रुपए स्टेशनरी वाले कॉलम में। सबसे कॉमन मिस्टेक क्या हो जाती है ना, कि आप स्टेशनरी वाला खर्चा टोटल पेमेंट में तो सही से लिख दोगे, लेकिन स्टेशनरी के कॉलम में ना लिख के पोस्टेज में आ गया या कन्वेंस में आ गया, तो ये कॉलम गड़बड़ हो जाते हैं। उसके अलावा और कोई गड़बड़ होती नहीं है, पेटी कैश बुक बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्टेशनरी के बाद हमारा 6 अप्रैल को खर्चा था कन्वेंस का, 6 अप्रैल हम यहां पे लिख देंगे बाय कन्वेंस
अकाउंट। हमने कितना खर्चा किया? 150 रुपए। तो टोटल पेमेंट में भी 150 आ गया और कन्वेंस में भी यहां पे हम 150 रुपए लिख देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो, कन्वेंस के बाद हमारे पास 10th ऑफ अप्रैल को न्यूज़पेपर का पेमेंट किया 250 रुपए। तो डेट आ जाएगी 10th ऑफ अप्रैल बाय न्यूज़पेपर अकाउंट। 250 रुपए का खर्चा था, 250 यहां लिख दिया और न्यूज़पेपर के कॉलम में भी 250 रुपए आ गया। नेक्स्ट है रिफ्रेशमेंट, 15 अप्रैल 180 रुपए। 15th ऑफ अप्रैल बाय रिफ्रेशमेंट, ये है 180 रुपए। रिफ्रेशमेंट के कॉलम में जाएंगे 180 रुपीज। ठीक है, और आई थिंक अब लास्ट आएगा हमारे पास 20th ऑफ अप्रैल को मिसलेनियस एक्सपेंडिचर अकाउंट। 20th ऑफ अप्रैल को बाय मिसलेनियस एक्सपेंसेस अकाउंट। ठीक है, ये था 120 रुपए और मिसलेनियस में यहां पे हम लिख देंगे 120 रुपए। ठीक है, अब हमें क्या करना है? अब हमें सारे कॉलम्स का सबसे पहले टोटल करना है। ठीक है, हमें पता है यहां पे देखो सिंगल सिंगल एंट्री आ रही है 200, 300, 150, 250, 180 एंड 120, 180, 120। ठीक है, इनका टोटल हमें पता है, पहले वाला ही तो एग्जांपल लिया है हमने, तो यहां पे आ जाएगा 1200 रुपए। लेकिन एक आपका चेक यहां पे क्या हो जाता है कि इस कॉलम का टोटल जो 1200 रुपए इधर लिखा है वो इन सभी इंडिविजुअल कॉलम्स के टोटल के बराबर होना चाहिए। वो चेक भी कर लेते हैं। 200 और 300 500, 150 और 250 कितना हुआ? 500, 150, 650, 900, 900 और 300 1200। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम? अब हम करेंगे 30th ऑफ अप्रैल को बैलेंस निकालेंगे जैसे हमने वहां पे निकाला था, बाय बैलेंस सीडी। 2000 रुपए हमारे पास यहां पे थे जो हमें मिले थे, उसमें से 1200 रुपए का खर्चा कर दिया, तो जो बैलेंस निकल के आ गया वो आ गया 800 रुपए। ये हो गया हमारा क्लोजिंग बैलेंस अप्रैल मंथ का। सिमिलर तरीके से 1st ऑफ मई को क्या होगा? 1st ऑफ मई को ये बन जाएगा हमारा ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। अमाउंट आएगा इस वाले कॉलम में, कितना अमाउंट आएगा? 800 रुपए। ठीक है, इंप्रेस्ड अमाउंट है 2000, तो उसको पूरा करने के लिए हमें 800 में क्या जोड़ना पड़ेगा? 1200 रुपए जोड़ने पड़ेंगे। तो यहां पे आ जाएगा 1200 रुपए। सेम डेट 1st ऑफ मई टू कैश अकाउंट, क्योंकि मेन कैशियर जो है वो कैश अकाउंट से कैश दे रहा है, पेटी कैशियर को कैश कम हो रहा है मेन कैशियर के पास, तो वो डालेगा टू कैश अकाउंट 1200 रुपए। और इस तरीके से हमारी एनालिटिकल पेटी कैश बुक भी कंप्लीट हो जाती है। सिंपल था, कुछ भी अलग नहीं था, सिर्फ अलग से हमने खर्चों के कॉलम्स बनाए थे। अब समझो, देखो एग्जाम में पेटी कैश बुक का क्वेश्चन नहीं आ सकता, इट इज नॉट ट्रू। आ सकता है बट चांसेस कम होते हैं। चांसेस किस चीज के ज्यादा हैं? डबल कॉलम कैश बुक के आने के। और जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा ऑलमोस्ट 5 से 6 मार्क्स का। थोड़ी सी अगर प्रैक्टिस करोगे ना तो आप 5 से 6 मार्क्स अपने इजीली सिक्योर कर सकते हो। एंड आई कैन गारंटी यू कि अब इस पोजीशन में, इस वीडियो को देखने के बाद आप इस पोजीशन में हो कि कैश बुक का कोई भी क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। अगर समझ में ना आए, लेट मी नो योर क्वेरी इन द कमेंट बॉक्स और मैं आपका सारा डाउट वहां पे क्लियर कर दूंगा। ठीक है, चलो अभी आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करने वाले हैं? नेक्स्ट वीडियो में हम अपनी बाकी की सब्सिडरी बुक्स यानी कि परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न और प्रॉपर जर्नल प्रॉपर देखो वैसे हम साथ के साथ पढ़ते आ रहे हैं, उसके अंदर किस तरीके से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं। वो तो जैसे हमने जर्नल में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए थे वही प्रॉपर जर्नल प्रॉपर भी है, लेकिन हम और देख लेंगे कि उसके अंदर और कैसे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम ट्राई करेंगे कि इस चैप्टर को खत्म कर दें। अगर नेक्स्ट वीडियो में नहीं होता है तो एक छोटा सा पार्ट और बन जाएगा, अगर जो भी सब्सिडी बुक हमारी बचती है उसके लिए। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।